हमारा फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को किसी क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। इसी यूनिट का नेक्स्ट पोर्शन है सेकंड चैप्टर, जिसमें सरल आवर्त गति और हुक्स लॉ, सिर्फ ये दो टॉपिक हैं और उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। तो फर्स्ट यूनिट का ही सेकंड पोर्शन जो कि सेकंड चैप्टर है, उसमें टॉपिक है सरल आवर्त गति। देखिए सरल आवर्त गति क्या होता है, पहले हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। सरल आवर्त गति उस गति को कहते हैं जिसमें वस्तु जिस बल के अंतर्गत गति करता है उसकी दिशा सदा विस्थापन के विपरीत एवं परिमाण विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति क्या होती है कि उसमें वस्तु जिस बल, मतलब जो वस्तु गति कर रही है, यानी जो कण गति कर रहा है और उस कण पर जो बल लग रहा है, तो उसकी दिशा क्या होती है, सदा हमेशा विस्थापन के विपरीत होती है। या विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन, और जो उसका परिमाण है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति होती है जिसमें कण जिस बल के अंतर्गत गति कर रहा है, जिस बल के अनुदिश गति करता है, उसकी दिशा हमेशा विस्थापन के तो विपरीत दिशा में होती है और परिमाण हमेशा विस्थापन के समानुपाती होता है। ये तो थी इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। हमारी बुक की डेफिनेशन क्या है, जब कोई कण एक सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गमन करे जो सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो तथा जो सदैव उस बिंदु की ओर डिस्ट हो, तो कण की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। क्या है कि जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है और सरल रेखा में जिस बल के अनुदिश गति कर रहा है वो सरल रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती होता है। तो सरल रेखा पर एक स्थिर बिंदु होगा और इस स्थिर बिंदु से कण की दूरी का क्या होगा, समानुपाती होगा और हमेशा उसी बिंदु की ओर गमन करेगा। ठीक है, जब कोई कण एक सरल रेखा में ऐसे बल के अनुदिश गमन करे कि वो सरल रेखा पर स्थित कोई स्थिर बिंदु, फिक्स बिंदु है, उस बिंदु से कण की दूरी के जो समानुपाती हो और हमेशा उसी बिंदु की तरफ गमन करे, तो कण की गति क्या होती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। और जो स्थिर बिंदु होता है वो उस गति का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, जिसे बल केंद्र कहते हैं। और सरल आवर्त गति को हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा डिनोट करते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। ठीक है, ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसका एक डेरिवेशन देखिए। एक कण सरल रेखा OA पर विराम में A से प्रस्थान करता है, यदि उसका त्वरण सदैव O की ओर डिस्ट हो और O से कण की दूरी का अनुपाती हो, तो गति का निश्चय करना। हमारे पास एक सरल रेखा है और उस सरल रेखा पर जो कण है OA पर विराम अवस्था में उपस्थित बिंदु A से प्रस्थान करता है। ठीक है, अगर उसका त्वरण हमेशा O की ओर, यानी त्वरण है वो O की ओर ही हो, यानी O की तरफ ही गमन करे और O से कण की दूरी का क्या हो, समानुपाती हो। एक ही बात है। अगर त्वरण हमेशा बिंदु O की ओर डिस्ट हो और O से कण की दूरी का समानुपाती हो, तो गति का निश्चय करना, यानी गति फाइंड करना कि उसकी गति क्या होगी। ठीक है, ये होगी हमारी सरल रेखा। इस सरल रेखा पर एक बिंदु ये स्थित हो गया A, जो कि यहाँ पर विराम से हम डिफाइन करेगा अंतिम बिंदु का चरम। ये बिंदु है A', ये है बिंदु P, ये है बिंदु P'। ठीक है, यह बीच में O है जिसे स्थिर बिंदु कहते हैं। O से बिंदु P की दूरी तो है x और इस A की दूरी है स्मॉल a। ठीक है, जो त्वरण है वो, चलो उसको हम डेरिवेशन में देखते हैं। देखो, माना सरल रेखा A में O स्थिर बिंदु है। ये सरल रेखा है जिसमें A में O क्या है, स्थिर बिंदु है। क्लियर है। माना किसी समय t पर कण की स्थिति P है जो किस प्रकार है कि OP = x। हमने मान लिया कि समय t पर जो हमारा कण है वो किस पे उपस्थित है, बिंदु P पर उपस्थित है, जहां OP की दूरी क्या है, x है। तब माना A चरम स्थिति है जो कि OA = a, और हमने मान लिया कि A हमारा एक्सट्रीम पॉइंट, चरम अंतिम बिंदु है, जो किस तरीके की OA की दूरी क्या है, स्मॉल a है। नाउ माना बिंदु P पर कण का त्वरण क्या है, μx है, जहां μ अचर। हमने मान लिया कि इस बिंदु P पर जो कण का त्वरण है वो क्या है,
म्यू एक्स है, जहां म्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। म्यू एक्स कैसे आया है, यहाँ आपको दिया हुआ है कि जो त्वरण है वो ओ से कण की दूरी का क्या है, समानुपाती है, और ओ से कण की दूरी क्या है, एक्स है, तो यानी त्वरण समानुपाती हो गया एक्स के। और जब आप समानुपाती का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू जाएगी जो क्या है, म्यू है। तो इस बिंदु पी पर कण का त्वरण क्या हो गया है, म्यू एक्स है, म्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ओपी की दिशा में त्वरण डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, ठीक है। इस जब ओ से पी की तरफ, ठीक है, ये सीधी दिशा में, तो इस पर तो त्वरण क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि स्थित वेग में परिवर्तन आपका त्वरण कहलाता है और ये त्वरण होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं सबसे पहले। और पीओ की दिशा में त्वरण क्या है, म्यू एक्स है, क्योंकि जो त्वरण है वो हमेशा दिया हुआ है आपको किसकी ओर आ रहा है, ओ की ओर, यानी पी से ओ की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, त्वरण उस दिशा में म्यू एक्स है। और जब स्थिर बिंदु से त्वरण लगता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर ये चीज। अतः गति का समीकरण होगा डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और माइनस का साइन कैसे आया है, अगर हम यहाँ पे त्वरण की बात करें, अगर इधर की तरफ सीधे लगता है त्वरण तो यानी वैल्यू पॉजिटिव होती है उसकी, लेकिन जो आपका त्वरण है वो किस दिशा में आ रहा है, वो ओ की तरफ आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यानी साइन कैसा आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है। तो डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर क्या हो गया, माइनस के म्यू एक्स। मैंने त्वरण जब आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में तो एक वैल्यूज और पढ़ाई थी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की, क्या होती है, v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। तो इसकी जगह लिख सकती हूँ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की जगह कि v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स। क्लियर है। वेरिएबल हम सेपरेट कर सकते हैं, एक तरफ v के और एक तरफ x के, तो v डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स। क्लियर है। दोनों तरफ समाकलन कीजिए तो v का क्या हो गया, v स्क्वायर बाई टू, एक्स का हो गया है एक्स स्क्वायर बाई टू, प्लस एक समाकल स्थिरांक आता है c, और उस समाकल स्थिरांक को हमने लिया है c बाई टू ताकि 2 कैंसिल आउट हो जाए। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस में c। अब देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ था कि जो आपका कण है वो विराम अवस्था में a से प्रस्थान करता है। जब यहाँ आपको विराम अवस्था में वो a से प्रस्थान होकर चलेगा इस बिंदु O की तरफ, तो जो स्टार्टिंग में जो वेग है वो तो क्या है, 0 है, और x दूरी क्या है, a है। आगे बात समझिए, क्योंकि विराम a क्या है, विराम अवस्था में, और यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा O की तरफ वो, तो स्टार्टिंग में तो वेग क्या है उसका 0 है, और दूरी क्या है कण की, a है। तो यही हो गया प्रारंभ में जब x इज इक्वल टू a है तो वेग क्या है, 0। पुट कीजिए, ये 0 हो गया है, माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या होगी, म्यू ए स्क्वायर। समीकरण 1 में सी के मान रख दीजिए, तो ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर। यहाँ से म्यू कॉमन आ गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो समीकरण है ये सरल आवर्त गति में कण की वेग के समीकरण को व्यक्त करता है। क्लियर है ना। अब 2 केस बनते हैं। पहला केस, जब कण बिंदु A से O की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब हमारा कण यहाँ बिंदु A से O की तरफ चलना प्रारंभ करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में है इधर, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो वेग कैसा होगा, माइनस में होगा, क्योंकि दिशा क्या इसकी विपरीत है। तो A से O की तरफ आएगा तो वेग तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, जबकि जो OA है वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर है। तो यही है ना, जब कण बिंदु A से O की ओर चलना प्रारंभ करता है तो वेग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से इक्वेशन से लीजिए तो क्या हो गया, v, और जबकि OA धनात्मक है, v इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v क्या है, हमारा वेग है, और वेग की वैल्यू क्या होती है, dx ओवर dt। पुट कर सकती हूँ, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ऑफ अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। म्यू तो कांस्टेंट है, ये x का फंक्शन है, हम चरों को पृथक कर सकते हैं, तो माइनस ऑफ dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू dt। दोनों तरफ समाकलन कीजिए, दोनों तरफ जब समाकलन करोगे तो माइनस ऑफ dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन क्या होता है, माइनस का साइन साथ में कोस इनवर्स x अपॉन ए।
अंडर रूट म्यू कॉन्स्टेंट है, डी टी का टी प्लस में C1। क्लियर है। नाउ अब जो मेरा कण है वो बिंदु ए से क्या चल रहा है, ओ की तरफ आ रहा है। तो जब स्टार्टिंग में कण की टाइम क्या है 0, जब प्रारंभ में t बराबर 0 और x बराबर 0 तो C1 क्या हो जाएगा 0 होगा। क्लियर है। तो जब C1 तो t बराबर 0 और x बराबर 0 आप यहाँ पुट करोगे, t बराबर 0 और x बराबर 0, कोस इनवर्स 0 किस पे होता है 0 पे, तो C1 क्या हो गया आपका 0 हो चुका है। क्लियर है, 0 हो चुका है। नाउ पुट कर दीजिए C1 का मान, तो ये क्या हो गया कोस इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी, यानी x अपॉन a इज इक्वल टू कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी। x इज इक्वल टू हो चुका है a कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी। ये समीकरण है कब, जब कण बिंदु a से o की तरफ चलना प्रारंभ करता है। क्लियर है। नाउ अब है हमारा सेकंड केस, जब कण बिंदु O से A की ओर गमन करता है। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि हमारा जो कण है वो इस बिंदु O से किसकी तरफ जा रहा है, A की तरफ जाएगा। जब O से A की तरफ जाएगा सीधी दिशा है तो वेग क्या होगा पॉजिटिव होगा, और OA कैसा है धनात्मक है। ठीक है ना। तो जब कण बिंदु O से A की ओर गमन करता है तो वेग क्या होता है धनात्मक होता है, जबकि OA क्या है धनात्मक। तो यहाँ से वेग की जो है आप पॉजिटिव वैल्यूज ले लीजिए। जैसे आप पॉजिटिव वैल्यूज लोगे वो क्या हो गया v अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v क्या होता है dx ओवर dt, पुट कर दीजिए, चरों को पृथक करेंगे तो dx ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू dt। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, तो इसका समाकलन क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a और इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू dt। क्लियर है। प्रारंभ में जब t बराबर 0 तो x बराबर भी 0, तो C2 क्या हो जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है। नाउ समीकरण 3 में C2 का मान रख दीजिए, तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो x क्या हो जाएगा आपका a साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी। तो आपकी ये दो इक्वेशंस मिली हैं जब a से o की तरफ हो और o से a की तरफ हो। सिर्फ साइन में इफेक्ट आया है कि दिशा किस तरफ हो रही है। यहाँ स्टार्टिंग में टाइम भी 0, x बराबर 0 हमारी कांस्टेंट वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए है कि जब स्टार्टिंग में x भी 0 होगा और वैल्यूज भी 0 होगी तभी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। आगे आपको ये बात तो समझ में ना। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो इसी के इंक्लूड है। ये तो थी सरल आवर्त गति की समीकरण जो हमने इससे फाइंड की है ना। अब हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं, देखिए वो डेफिनेशंस क्या है। सबसे पहले है आयाम। क्या होता है किसी भी विराम अवस्था की बल केंद्र से दूरी आयाम कहलाती है। कि जब कोई भी कण विराम अवस्था में है, सही किसी बिंदु पर विराम अवस्था में है, तो उस बिंदु की बल केंद्र से दूरी क्या कहलाती है आयाम कहलाती है। ये देखिए ये हमारी सरल रेखा थी, ये हमारा बल केंद्र था O और ये था A जो कि विराम अवस्था था हमारा। तो इस O से जो A की दूरी होगी वो क्या कहलाती है आयाम कहलाती है। तो OA की दूरी क्या थी स्मॉल a, तो यानी जो आपका स्मॉल a है वो क्या कहलाएगा आयाम कहलाता है। तो किसी भी कण की विराम अवस्था की बल केंद्र से दूरी आयाम कहलाती है, जो O से A की दूरी। ना आवर्तकाल क्या होता है, देखिए आपका कण का पूर्ण दोलन आवर्तकाल कहलाता है। कि जब कण पूरा दोलन करेगा पूरी रेखा में घूम लेगा तो क्या कहलाता है आवर्तकाल। देखिए एक है O से A की तरफ और A से O की तरफ दिशा में गमन करे, फिर है A डैश से O की तरफ और O से A डैश की तरफ। यानी जो इसका पूरा दोलन होगा वो किस में है 4 टाइम्स में होगा टाइम के में। पहला है O से A की तरफ और A से O की तरफ, A डैश से O की तरफ और O से A डैश की तरफ। तो यही कण का पूर्ण दोलन क्या कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। नियत समय का अंतराल जिसके पश्चात कण उसी स्थिति में आता है तथा उसी दिशा से एक ही दिशा में गतिमान। यानी एक समय अंतराल जिसके पश्चात कण वापस से उसी में स्थान पर आ जाता है जहां से वो स्टार्ट करता है, और दिशा भी क्या होगी वही होगी जिस दिशा से वो जाता है उसी दिशा से वो वापस आता है, तो वो आवर्तकाल कहलाता है। और गति क्या होती है आवर्ती। अगर O से A की तरफ जा रहा है तो A से O की तरफ, O से A डैश की तरफ है तो A डैश से O की तरफ। क्लियर है ना। हमने ये क्वेश्चन इक्वेशन फाइंड की थी x इज इक्वल टू a कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी।
टी। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखने पर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए नाउ, तो क्या हो गया a कोस अंडर रूट म्यू इंटू टी या इज इक्वल टू 0। यहाँ a तो नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि a आयाम है जो कि बल केंद्र से विराम अवस्था की दूरी है, तो 0 क्या होगा कोस अंडर रूट म्यू टी इज इक्वल टू 0। और 0 किस मान पर होता है कोस पाई बाय 2 पर, तो अंडर रूट म्यू इंटू टी क्या हो गया पाई बाय 2। तो यहाँ से t जो कि टाइम है वैल्यूज क्या होगी पाई अपॉन 2 अंडर रूट म्यू होगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, t टाइम है, जो म्यू है वो तीव्रता होती है उसकी जो कांस्टेंट होता है, तो टाइम हो गया t अपॉन पाई 2 अंडर रूट म्यू। आवर्त काल निकालते हैं, आवर्त क्या होता है कण का पूर्ण दोलन जो कि 4 टाइम्स होगा जो टाइम है, तो यानी आवर्त काल जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से 4 इंटू टी। क्लियर, टी की वैल्यूज रख दीजिए पाई अपॉन 2 अंडर रूट म्यू, तो क्या हो गया 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। ये है आपकी आवर्त काल की वैल्यूज 2 पाई अपॉन में अंडर रूट म्यू। ठीक है, ये तो हो गई। नाउ तीसरी डेफिनेशन है आवृत्ति। ना आवृत्ति क्या होती है इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या, यानी 1 सेकंड में कण जो कंप्लीट दोलन करता है उसकी संख्या क्या कहलाती है, उस गति की आवृत्ति कहलाती है 1 सेकंड में इकाई समय में। ठीक है, टी टाइम में अगर उसकी ये कंप्लीट संख्या है 1, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगी 1 अपॉन टी। तो इकाई समय में पूर्ण दोलन की संख्या क्या कहलाती है गति की आवृत्ति। तो अगर आवृत्ति n है और आवर्त काल t है तो आवृत्ति क्या हो जाएगी 1 अपॉन टी, क्योंकि t समय में वो एक संख्या का पूर्ण दोलन कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगी 1 अपॉन टी, और t की वैल्यूज आपके पास है पुट कर दोगे तो वो हो गया आवृत्ति n अंडर रूट म्यू अपॉन में 2 पाई। क्लियर है ये चीज, ये होती है आपकी आवृत्ति। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि आवर्त काल और आवृत्ति की वैल्यूज क्या होती है। आदि कोण तथा कोणांक, कि आदि कोण क्या होता है और कोणांक क्या होता है। हमारे पास कण की गति का समीकरण ये था डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स, और हमने जब सोल्व किया था जब ए से ओ की तरफ था तो एक सॉल्यूशन मिला था कि कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस में C1, जहाँ x इज इक्वल टू क्या हो गया था a कोस अंडर रूट म्यू टी प्लस C1, जहाँ a भी कांस्टेंट वैल्यूज है जो कि आयाम है और C1 भी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो जो ये C1 है ये गति का आदि कोण कहलाता है, और ये जो पूरा एंगल है ये क्या कहलाता है कोण कहलाता है, क्योंकि कोस के साथ डिफाइन है तो ये क्या है हमारा एंगल है जो कि क्या कहलाएगा कोणांक। तो C1 आदि कोण है और अंडर रूट म्यू इंटू टी प्लस सी क्या है कोणांक है। अब है अधिकतम तथा न्यूनतम त्वरण, कि अधिकतम त्वरण क्या होगा और न्यूनतम त्वरण क्या होगा। हमारे पास ये इक्वेशन थी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में म्यू एक्स। जब x का मान अधिकतम होगा, ठीक है, x का मान अधिकतम होगा तो जो हमारा त्वरण है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इसका मान भी क्या होगा अधिकतम होगा, और जब अगर x का मान न्यूनतम है तो त्वरण का मान भी क्या होगा न्यूनतम होगा। यानी इसका अधिकतम तथा न्यूनतम मान x की कंडीशन पे डिफाइन करता है जो कि बल केंद्र से स्थिर बिंदु से दूरी है कण की। तो जब x का मान अधिकतम है तो त्वरण का मान अधिकतम है, और जब x का मान न्यूनतम है तो त्वरण का मान क्या है न्यूनतम है। हमने डिफाइन किया था तो x का अधिकतम मान सरल रेखा में क्या था a था। क्लियर है, तो x का अधिकतम मान a है तो त्वरण क्या हो गया डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ए। यहाँ प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि जो साइन माइनस में हमने लिया था वो त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा था इसलिए माइनस है। हमें तो सिर्फ यहाँ अधिकतम त्वरण और न्यूनतम त्वरण ज्ञात करना है, तो अधिकतम त्वरण दिशा के ऊपर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये हम सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया था कि माइनस कैसे आया था, क्योंकि दिशा विपरीत थी, लेकिन त्वरण फाइंड करने के लिए दिशा का कोई रोल नहीं है इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखा है। तो x का अधिकतम मान क्या है a है, तो अधिकतम मान a है तो उस पर त्वरण क्या हो गया म्यू a, और x का न्यूनतम मान क्या होता है 0 है वहां पर स्टार्टिंग में, तो त्वरण क्या हो गया 0। क्लियर है, ध्यान रखना क्वेश्चंस में यूज आएंगे। अधिकतम और न्यूनतम वेग क्या होता है, वेग हमने फाइंड किया था v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में।
ठीक है। यहाँ हमने प्लस साइन नहीं, माइनस साइन नहीं लिया है, वो इसलिए क्योंकि वो दिशा को डिपेंड करता है और हमें तो अधिकतम और न्यूनतम वेग डिफाइन करना है, इसलिए साइन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर नहीं भी लिखोगे माइनस का साइन, क्योंकि हमें सिर्फ त्वरण डिफाइन करना है, दिशा को नहीं, तो इसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस साइन इसीलिए हमने नहीं लिया है क्योंकि प्लस और माइनस साइन कण की दिशा को डिफाइन कर रहा है कि वो किससे किसकी तरफ जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ अधिकतम और न्यूनतम वेग फाइंड करना है, इसलिए इस साइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। जब x का मान अधिकतम होता है तब v का मान न्यूनतम होता है और जब x का मान न्यूनतम हो तो v का मान अधिकतम होता है। या जब x का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, उस कंडीशन में जो हमारा वेग है वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा, और जब x का मान न्यूनतम होगा तो वेग v का मान अधिकतम होगा, ठीक है। नाउ अब देखिए x का अधिकतम मान तो क्या है, a है, तो वेग का मान क्या होगा, न्यूनतम है, तो x का अधिकतम मान a है। जब आप x इज इक्वल टू यहाँ पुट कर दोगे तो v क्या हो गया, 0, ये वेग का क्या है, न्यूनतम मान है, और x का न्यूनतम मान क्या होता है, 0 है, तो यहाँ x बराबर 0 पुट करोगे तो आपको वेग क्या मिलेगा, अंडर रूट म्यू इंटू a, तो ये हो गया अधिकतम वेग। क्लियर है। तो ये था आपके सरल आवर्त गति का टॉपिक और उसके डेरिवेशन और ये डेफिनेशंस अच्छे से आप पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं से ही सोल्व होंगे, इसके अलावा कोई और तरीके से सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। कल हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उससे पहले अपना डेरिवेशन और ये डेफिनेशंस क्लियर कर लेना कि किसकी वैल्यूज क्या होती है, इन्हीं से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को।